दोस्तों इस क्लास में यूपी टेट प्राथमिक स्तर का पेपर सॉल्व करेंगे। इसमें संस्कृत के प्रश्नों को देखेंगे। 2013 में संस्कृत के जो प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को यहाँ पर सॉल्व करेंगे। आप लोग सभी प्रश्न ध्यान से देखिए और सभी प्रश्नों का उत्तर बताने का प्रयास कीजिए। संस्कृत से कुल 30 प्रश्न पूछा जाता है, तो यहाँ पर कुल 30 प्रश्नों को देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर एक श्लोक दिया गया है, इस श्लोक को पढ़ करके नीचे लिखे प्रश्नों का उत्तर देना है। तो चलिए सबसे पहले श्लोक को पढ़ते हैं, उसके बाद प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। प्रश्न 61 से 65 के लिए यह श्लोक है। नीर क्षीर विवेक हंसालस्यम त्वमेव तनुषे चेत विश्वस्मिन् धुनान्यः कुलव्रतम पालिष्यति कः। इस श्लोक का अर्थ है, हे हंस, यदि नीर से क्षीर को विलग करने में, मतलब जल से दूध को अलग करने में तू ही आलस्य करेगा, तो फिर इस संसार में और दूसरा कौन अपने कुलव्रत का पालन करेगा। अर्थात यदि सज्जन ही उत्तम कार्य करने में अथवा अपनी मर्यादा के पालन में आलस्य करेंगे, तो फिर साधारण मनुष्य अपने धर्म विरुद्ध कार्य करने में क्यों हिचकेंगे। इस पर आधारित प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है। प्रश्न पूछा गया है, क्षीर शब्द का अर्थ है। क्षीर शब्द का अर्थ क्या है? ऑप्शन आप सभी के सामने है। देखिए दोस्तों, क्षीर का यहाँ पर अर्थ है दूध, तो यहाँ पर बी ऑप्शन दूध आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सभी प्रश्न यहाँ पर श्लोक पर आधारित पूछे गए हैं। इस श्लोक में हंस को किस व्रत के पालन की शिक्षा दी गई है? तो देखिए दोस्तों, आपको अभी ऊपर बताया गया कुलव्रत, कुलव्रत के पालन की शिक्षा दी गई है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन कुलव्रत आपका राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन। चलिए अगला प्रश्न है, प्रस्तुत श्लोक में कवि ने किसे संबोधित किया है? प्रस्तुत श्लोक में कवि ने किसे संबोधित किया है? तो देखिए दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा हंस को संबोधित किया है, हंस को संबोधित किया है। नेक्स्ट है, हंस के किस गुण का वर्णन किया गया है? हंस के किस गुण का वर्णन किया गया है इस श्लोक में? तो नीर क्षीर विवेक का वर्णन किया गया है, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, नीर क्षीर विवेक का। चलिए आगे बढ़ते हैं। हंस को क्या ना करने का निर्देश दिया गया है? हंस को क्या ना करने का निर्देश दिया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा आलस्य ना करने का निर्देश दिया गया है, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर 65 तक इस श्लोक पर आधारित प्रश्न पूछा गया था। अब इसके बाद अगला श्लोक यहाँ पर दिया गया है और इस पर आधारित प्रश्न 66 से लेकर 70 तक पूछा गया है। चलिए इस श्लोक को पढ़ते हैं। व्यतिसजति पदार्थानांतरः को अपि हेतु ना खल बहिरूपाधीन विपरीतयः संस्रयन्ते विकसति ही पतंगस्योदये पुंडरीकम द्रवति चा हिमरश्मा उद्गते चंद्रकांता। देखिए दोस्तों, इस श्लोक का अर्थ है, पदार्थों को आपस में कोई आंतरिक कारण ही जोड़ता है, मतलब अज्ञात कारण ही जोड़ता है। निश्चय ही प्रेम बाहरी कारणों पर निर्भर नहीं होता है। जैसे सूर्य के उदय होने पर ही कमल खिलता है और चंद्रमा के उदय होने पर ही चंद्रकांत मणि पिघलती है। तो इस श्लोक पर आधारित प्रश्न नीचे पूछा गया है, पदार्थों को परस्पर कौन जोड़ता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोई अज्ञात आंतरिक कारण जोड़ता है। श्लोक में आपको भी बताया गया। बाह्य साधनों पर कौन निर्भर नहीं होता है? तो देखिए दोस्तों, प्रेम निर्भर नहीं होता है, प्रेम निर्भर नहीं होता है। कमल कब खिलता है? कमल कब खिलता है? तो राइट आंसर हो जाएगा सूर्योदय होने पर। श्लोक में आपको बताया गया था सूर्योदय होने पर। इस श्लोक में किस मणि का उल्लेख है? तो राइट आंसर हो जाएगा चंद्रकांत मणि का उल्लेख है, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चंद्रकांत मणि कब पिघलती है? चंद्रकांत मणि कब पिघलती है? तो राइट आंसर हो जाएगा चंद्रोदय होने पर। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला श्लोक यहाँ पर दिया गया है। इस श्लोक पर आधारित प्रश्न 71 से लेकर 75 तक पूछा गया है। चलिए श्लोक को पढ़ते हैं। भवन्ति नम्रास्तर्वः फलोद्गमैः नवाम्बु भीर्भूरि विलम्बिनो घनाः अनुद्धताः सत्पुरुषाः समृद्धिभिः स्वभाव एषैव परोपकारिणाम्। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है, वृक्ष
फलों को धारण करके झुक जाते हैं। बादल वर्षा के लिए एकत्र जल धारण करके दूर प्रदेश तक झुक जाते हैं। ठीक इसी प्रकार से सज्जन समृद्धि या संपत्ति को प्राप्त करके गर्वहीन अर्थात विनीत हो जाते हैं। समृद्धि को प्राप्त करके झुक जाना अर्थात घमंड ना करना ही परोपकारियों का स्वभाव है। तो यहाँ पर इस श्लोक पर आधारित प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, कवि ने वृक्ष, मेघ तथा सत्पुरुष को कहा है, क्या कहा है? परोपकारी कहा है। तो परोपकारी आपका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। भवंती में कौन सा लकार है? देखिए दोस्तों, भवंती में लट लकार है, यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। यह भू धातु का लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप है। भवती, भवता, भवंती, भवसी, भवथा, भवत, भवामि, भवावा, भवामा। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। वृक्ष कब झुक जाते हैं? वृक्ष कब झुक जाते हैं? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा फल आने पर झुक जाते हैं। ये सभी प्रश्न श्लोक के आधार पर पूछे गए हैं। तो यहाँ पर बी ऑप्शन फल आने पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नए जल से युक्त होने पर, नए जल से युक्त होने पर कौन अधिक लटक जाता है? तो देखिए दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा घन या मेघ। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। समृद्धि के समय कौन अभिमान रहित होता है? समृद्धि के समय कौन अभिमान रहित होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा सत्पुरुष। सत्पुरुष आपका बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक गद्यांश दिया गया है, गद्यांश पर आधारित प्रश्न नीचे पूछा गया है। तो यहाँ पर सबसे पहले गद्यांश को पढ़ेंगे, फिर नीचे लिखे प्रश्नों का उत्तर बताएंगे। तो यहाँ पर प्रश्न 76 से लेकर 80 के लिए गद्यांश है। यहाँ पर लिखा है, पांडवानाम कौरवाणाम चा युद्धम कुरुक्षेत्रे संवृत्तम। पांडवों और कौरवों का युद्ध कुरुक्षेत्र में हुआ था। अष्टादश भीर्निश्चय प्रतिफलितम तस्मिन् युद्धे दुर्योधनः रणे पराजितः निहतस्य निजबलवेन साकम। 18 दिन तक चले इस युद्ध के परिणाम में दुर्योधन अपनी सेना सहित युद्ध में हार गया और मारा गया। पांडवास्य श्रीकृष्णस्य सहायेन विजयशालिनः संवृत्ताः। पांडव श्रीकृष्ण की सहायता से विजयी हुए। कालांतरेण द्रौपदी सहिता पांडवा अभिमन्यु तनयम परीक्षितम हस्तिनापुर राज्ये समविशिष्य हिमालयम जगमुः। कुछ समय बाद द्रौपदी के साथ पांडव अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित को हस्तिनापुर के राज्य पर अभिषिक्त करके, मतलब राजा बना करके हिमालय चले गए। चलिए इस पर आधारित प्रश्न यहाँ पर देखेंगे। युद्ध में पांडवों की सहायता किसने की? युद्ध में पांडवों की सहायता किसने की? तो राइट आंसर हो जाएगा कृष्ण ने की। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। कालांतर में द्रौपदी सहित पांडव कहाँ गए? कालांतर में द्रौपदी सहित पांडव कहाँ गए? तो राइट आंसर हो जाएगा हिमालय पर। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पांडवों तथा कौरवों के मध्य युद्ध हुआ। पांडवों तथा कौरवों के मध्य युद्ध हुआ। कहां पर युद्ध हुआ? तो कुरुक्षेत्र में। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला? महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला? तो राइट आंसर हो जाएगा 18 दिन तक चला। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। युद्ध में कौन पराजित हुआ? युद्ध में कौन पराजित हुआ? तो देखिए दोस्तों, दुर्योधन आपका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर फिर से एक गद्यांश दिया गया है, गद्यांश को पढ़ करके नीचे लिखे प्रश्नों का उत्तर देना है। गद्यांश पर आधारित प्रश्न 81 से 85 तक पूछा गया है। चलिए गद्यांश को पढ़ते हैं। प्रयागः गंगा यमुनोः संगमे स्थितः अस्ति। प्रयाग गंगा और यमुना के संगम पर स्थित है। अत्र ब्राह्मणः प्रकृष्ट याग करणात् अस्य प्रयागः नाम अभवत्। यहाँ ब्रह्मा जी द्वारा श्रेष्ठ यज्ञ किए जाने के कारण इसका नाम प्रयाग पड़ा। प्रयागम नगरम पुराणेषु पवित्रम पुण्यदम मोक्षदंच कीर्तितम। प्रयाग नगर पुराणों में पवित्रतम, पुण्य देने वाला और मोक्ष देने वाला कहा गया है। इदम नगरम भारतवर्षस्य प्रमुख नगरेषु वर्तते। यह नगर भारत के
प्रमुख नगरों में से एक है। प्रयागस्य अपरम नाम इलाहाबाद इत्यपि वर्तते। प्रयाग का दूसरा नाम इलाहाबाद भी है। इदम कथ्यते यत् प्रयागस्य इलाहाबाद नाम अकबर नामा सम्राट स्व इलाही धर्मानुसारम कृतवान। ऐसा कहा जाता है कि सम्राट अकबर ने अपने इलाही धर्म के अनुसार इसका नाम इलाहाबाद रखा था। प्रयागे उत्तर प्रदेशस्य उच्च न्यायालयो अपि स्थितः अस्ति। प्रयाग में उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय स्थित है। प्रयागः उच्च शिक्षायाः प्रधानम केंद्रम अस्ति। यह उच्च शिक्षा का भी प्रधान केंद्र है। इदम नगरम स्व ऐतिहासिक महत्वमपि अधिकरोति। यह नगर ऐतिहासिक महत्व भी रखता है। चलिए, इस पर आधारित प्रश्न नीचे पूछा गया है। गंगा यमुना का संगम है। गंगा यमुना का संगम है कहां पर? प्रयाग में। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रयाग शब्द का अर्थ है, प्रयाग शब्द का अर्थ क्या है? देखिए दोस्तों, प्रयाग शब्द का अर्थ है प्रकृष्ट याग। यहां पर ए ऑप्शन प्रकृष्ट याग आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रयाग का दूसरा नाम है, प्रयाग का दूसरा नाम क्या है? इलाहाबाद। बी ऑप्शन इलाहाबाद आपका राइट आंसर हो जाएगा। सम्राट अकबर ने किस धर्म का प्रवर्तन किया? तो राइट आंसर हो जाएगा इलाही धर्म का प्रवर्तन किया। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रस्तुत गद्यांश का समुचित शीर्षक है। प्रस्तुत गद्यांश का समुचित शीर्षक क्या है? समुचित शीर्षक है प्रयाग। यहां पर डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहां पर फिर से एक गद्यांश दिया गया है। गद्यांश को पढ़ करके नीचे लिखे प्रश्नों का उत्तर देना है। गद्यांश पर आधारित प्रश्न 86 से 90 तक पूछा गया है। चलिए गद्यांश को पढ़ते हैं। जनतंत्राभिधाना शासन प्रणाली अस्माकं देशे प्रवर्तमाना अस्ति। हमारे देश में जनतंत्र नामक शासन प्रणाली प्रचलित है। राजनय शास्त्रज्ञ विद्वद्भिः राजतंत्रम कुलीनतंत्रम प्रजातंत्रमिति शासन प्रणाल्यस्त्रयो भेदा प्रतिपादिता। राजनीतिक विद्वानों ने शासन के 3 भेद बताए हैं, राजतंत्र, कुलीनतंत्र और जनतंत्र। राजतंत्रम राज्ञः शासनम, कुलीनतंत्रम कुलीनानां विशिष्ट जनानां शासनम, जनतंत्रम जनानां शासनमिति। और यहां पर हो जाएगा तैराधुनिके व्याख्यातम। यहां पर जो लिखा गया है ये गलत लिखा गया है शब्द, इसके स्थान पर होगा तैराधुनिके और आगे व्याख्यातम। तो इसका अर्थ हो जाएगा राजतंत्र राजा का शासन है, कुलीनतंत्र विशिष्ट लोगों का शासन है, जनतंत्र जनता का शासन है। ऐसी व्याख्या नायकों ने की है। जनतंत्रे राज्ञः स्थानम जनाः गृह्णन्ति। जनतंत्र में राजा का स्थान जनता ग्रहण करती है। कर्तव्य बोध एवं जनतंत्रस्य मूलाधारः। कर्तव्य की भावना ही जनतंत्र का आधार है। यस्मिन् कस्मिन् वा कार्ये नियुक्ताः कर्तव्य संपादन समुत्सुकाः सततं राष्ट्र विकासे निरताः विहित साध्यै साधिनो श्रांताः श्रमशीला देववासिनो नागरिका एवं स्वराष्ट्र मुन्नेतुं क्षमन्ते इति जनतंत्र पद्धता महाद्वष्टियम। तो यहां पर इसका अर्थ है दोस्तों, जो नागरिक अपने कार्यों में लगे रहते हैं, निरंतर राष्ट्र के विकास में लगे रहते हैं और अथक परिश्रम करते हैं, वे ही अपने राष्ट्र को उन्नत की ओर ले जाते हैं। यही जनतंत्र पद्धति की सबसे बड़ी विशेषता है। चलिए इस पर आधारित प्रश्न यहां पर देखेंगे। जनतंत्र में राजा का स्थान कौन ग्रहण करता है? तो गद्यांश में आपको बताया गया था जनता। यहां पर ए ऑप्शन जनता आपका राइट आंसर हो जाएगा। जनतंत्र का मूलाधार क्या है? जनतंत्र का मूलाधार
कर्तव्य बोध है। क्या है? कर्तव्य बोध। हमारे देश में कौन सी शासन प्रणाली प्रचलित है? तो देखिए दोस्तों, जनतंत्र शासन प्रणाली प्रचलित है। तो ए ऑप्शन जनतंत्र आपका राइट आंसर हो जाएगा। राजनीतिज्ञों ने शासन प्रणाली के मुख्यतः कितने भेद बताए हैं? तो देखिए दोस्तों, 3 भेद बताए हैं, राजतंत्र, कुलीन तंत्र और जनतंत्र। तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। राजतंत्र में किसका शासन होता है? तो देखिए दोस्तों, राजतंत्र में यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा राजा का शासन होता है। यहां पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। राजतंत्रम राज्ञः शासनम, अर्थात राजतंत्र में राजा का शासन होता है। तो ठीक है दोस्तों, आज की इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद है यह क्लास आपको अच्छा लगा है। अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों शेयर कीजिए और कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। धन्यवाद।